जय हिंद दोस्तों। ओजस्वत IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए टेस्ट सीरीज को हम लोग कवर कर रहे थे। टेस्ट सीरीज के इस क्रम में आज भूगोल के पार्ट 3 को कवर करेंगे और इस पार्ट 3 में विश्व भूगोल के अधिकांश चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि MCQ के फॉर्म में है। 101वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करने में और ये दूरी लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य के द्वारा तय की जाती है और ये पूरी प्रक्रिया होने में 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है और इस समय को ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जितना समय लगता है वही समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तकरीबन 22 से 25 करोड़ वर्ष का ये समय हो सकता है। 102वां प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? इसे नक्षत्र या तारामंडल कहा जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? कुछ या बल्कि अधिकांश छात्रों को पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। इसे न्यू मून डे के दिन यानी प्रतिपदा के दिन होता है या फिर अमावस्या को ऐसी घटना होती है। और ऐसी घटना यानी सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और इसी कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यही घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। न्यू मून डे या अमावस्या, इस दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। 104वां प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जो कि वर्ष में दो बार, एक बार 21 मार्च और दूसरी बार 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने के कारण किरणें सीधी पड़ जाती हैं। वर्ष की इन दोनों तिथियों और पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन की जो अवधियां होती हैं या दिन और रात की जो अवधियां होती हैं वो 12-12 घंटे की हो जाती हैं। तो इस कारण से याद रखिएगा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है उस दौरान सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट हैं। 105वां प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? इनको क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कहा जाता है और ये क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करते रहते हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक मुख्य पेटी के रूप में, दूसरा पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रहों के रूप में और ट्रांजिट के रूप में। मुख्य पेटी की बात की जाए तो मुख्य पेटी में जो क्षुद्र ग्रह स्थित हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं और इन क्षुद्र ग्रहों में हंगेरियस प्रमुख है, फोकिया प्रमुख है, फ्लोरस हो गया, सिबेल्स, थेमिस, इओस और कोरोनिस, ये क्षुद्र ग्रह कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं जो कि मुख्य पेटी यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। पृथ्वी के निकट के प्रमुख क्षुद्र ग्रहों की बात की जाए तो इसमें एंटेस, अमोर्स फेमस हैं, अपोलोस भी पृथ्वी के निकट का एक फेमस क्षुद्र ग्रह है। ट्रांजस की बात की जाए तो ट्रांजस पृथ्वी के लेंजरस बिंदु के समीप स्थित है और इसमें कुल 100 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की अभी तक पहचान की जा चुकी है। 106वां प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ स्थित हैं? ये अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। शून्य अंश अक्षांश यानी विषुवत रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान, माध्यान्ह या म्योत्तर रेखा, ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में जो गिनी की खाड़ी है यहीं पर एक साथ मिलते हैं और ये गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। इस कारण से अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 107वां प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान माध्यान्ह रेखा इसका आधार होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जो प्रधान माध्यान्ह रेखा की बात की जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना
और अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, यानी अंटार्कटिका से दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? लगभग 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, जिसमें साओ टोम, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी में ये सभी उपलब्ध हैं, कोलंबिया भी है, केन्या है और इंडोनेशिया है। इस कारण ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 109वां प्रश्न है, मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? अब देखिए, जो मकर रेखा है वो ब्राज़ील से होकर पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, टोंगा द्वीप और फ्रेंच पोलिनेशिया से होकर गुजरती है। अब ऑप्शन में देखा जाए तो बोलीविया एक ऐसा देश है जहां मकर रेखा जहां से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। 110वां प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब पहले से जो चट्टानें हैं उनका अपरदन होता है, उनका क्षरण होता है और उससे उनके जमाव से ही परतदार चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ये कथन भी सही है। तीसरा, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी सही कथन है, क्योंकि जब परतदार चट्टानों का निर्माण होता है तो उस पहले से जो चट्टानें निर्मित होती हैं, बनी होती हैं, उनका जब टूट फूट या क्षरण होता है और क्षरण होने के बाद में जीव जंतु बीच में ही दब जाते हैं। इस कारण से परतदार चट्टानों में जीवाश्म होने की बात भी सही है। चौथा कथन है, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये कथन भी सही है। इस कारण से चारों कथन सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परतदार को अवसादी चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में नाम है इसका। इन चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से ही होता है। यानी कि इन चट्टानों का निर्माण जो पहले से चट्टानें रहती हैं उपलब्ध, उनके टूट फूट से जो मलबा प्राप्त होता है उससे होता है। इन परतों में यानी कि इन चट्टानों, परतदार चट्टानों में जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं जो कि स्तरों में निक्षेपित होती हैं। इसी कारण से ऊपर दिए गए प्रश्न के सारे कथन सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 111वां प्रश्न है, एक सूची में देश दिया गया है और स्थान दिए गए हैं और दूसरी सूची में ज्वालामुखी दिए गए हैं। तो मैं सही मिलान बता देता हूँ। जो माउंट एटना ज्वालामुखी है, ये सिसिली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। सिसिली द्वीप ये भूमध्य सागर का विशालतम द्वीप है। माउंट विशुवियस की बात की जाए तो ये इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट एरबिस की बात की जाए तो ये अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी यानी रास द्वीप सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी सभी लोग जानते होंगे, ये इक्वेडोर के एंडीज पर्वत पर स्थित एक ज्वालामुखी है। इस कारण बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112वां प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है। रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय यानी लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। दूसरा कथन है, रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। ये कथन गलत है क्योंकि 32 गुना ऊर्जा मुक्त होती है। और क्यों पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन गलत, इसका कारण जानते हैं। देखिए, जो भूकंपीय तीव्रता है उसका मापन रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल की बात की जाए तो इसको 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने खोजा था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है यानी लोगरिदम पर आधारित होती है, जिसकी संख्या 1 से 10 के बीच अंकित होती है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर 32 गुनी
ऊर्जा मुक्त होती है। 1 अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 अंश TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। इसी कारण से जो 100 गुना मुक्त होने के बाद दूसरे कथन की गई है वो गलत हो जाएगा। और पहला कथन है कि मात्रक 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल 1 सही रहेगा। 13वां प्रश्न है, एक तरफ भौगोलिक लक्षण दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये भौगोलिक लक्षण किस प्रदेश के हैं ये दिया गया है, तो मैं सही मिलान आपको बता देता हूँ। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एबिसिनिया या एबिसिनी के पठार की बात की जाए, ये पूर्वी अफ्रीका। गुयाना उच्च भूमि ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ओकावांगो द्रोणी ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। 114वां प्रश्न है, एक तरफ पर्वत शिखरों की सूची दी गई है, दूसरी तरफ वो पर्वत शिखर किस महाद्वीप में है ये दिया गया है। मैं सही मिलान बता देता हूँ और आने वाले समय में विश्व के सभी पर्वत शिखरों पर्वत श्रेणियों का एक वीडियो अलग से बना दूंगा और उससे जितने भी पर्वतों से संबंधित फैक्ट्स हैं वो आपको आपके सामने आ जाएंगे। देखिए पहला जो दिया गया है कोसिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकिनले की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है और इसका नाम अब बदल करके डेनाली भी कर दिया गया है। अल्ब्रूस ये रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो की बात की जाए तो ये तंजानिया का है, जो कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। 115वां प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स जिसे डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जानते हैं, ये मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? ये USA में है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और इतना ज़्यादा आया है कि लोगों को ये याद हो गया होगा कि मृत्यु घाटी कहाँ पर स्थित है। ये USA में अमेरिका में है, जिसे शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। और मोजावे रेगिस्तान ये सभी लोग जानते हैं, पूर्वी कैलिफोर्निया में है। 116वां प्रश्न है, मरुस्थल किस क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है, यानी किस क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो कोई ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, उस क्षेत्र को ही हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। 117वां प्रश्न है, एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो घास के मैदान किन क्षेत्रों में है? इस पर भी एक वीडियो ज्योग्राफी का एक कंबाइंड वीडियो आ जाएगा, जिसमें विश्व के भूगोल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपके सामने PCS की परीक्षा से पहले आ जाएंगे और आप उन्हें बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न आ रहे हैं मेल मिलाने वाले, वो छूटने नहीं पाएंगे। प्रेरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका, जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपीज यूरोप और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। 118वें प्रश्न में भी सूची है, एक तरफ देश की सूची है और दूसरी तरफ उस देश के अधीन क्षेत्रों का नाम दिया गया है और वो क्षेत्र किस देश में आते हैं इसको मेल मिलाना है। तो मार्टिनिक द्वीप की बात की जाए तो ये कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित है और इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार यानी फ्रांस का भाग है। ये सांता क्रूज ये अमेरिका में कैलिफोर्निया में है। ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के अधीन है। क्रिसमस द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का अधीन क्षेत्र है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इस कारण से 118वें प्रश्न का सही मिलान था ये कि मार्टिनिक द्वीप आपका फ्रांस में है, सांता क्रूज कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, जबकि क्रिसमस द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। 119वां प्रश्न है। 119वें प्रश्न में भी मेल मिलाना है। पहली सूची में राजधानियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके देशों के नाम दिए गए हैं, तो उसका सही मेल मिलाना है। विंडहाक की बात की जाए तो ये नामीबिया की राजधानी है। अक्रा ये घाना की राजधानी, नैरोबी सभी लोग जानते हैं केन्या की, और लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। ऑप्शन बी सही मिलाना है। 120वां प्रश्न भी मेल मिलाने वाला है। एक तरफ झीलें हैं और वो झील कहाँ पर हैं इसको मेल मिलाना है। मैं सही मेल आपको बता दे रहा हूँ। एरी झील ये डेट्रॉइट में है। मिशिगन झील ये गैरी नगर में है। ओंटारियो झील ये मिल्टन में है। सुपीरियर झील डुलुथ में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
121वां प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है? ये हिंद महासागर का एक कटक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 90 ईस्ट रिज कई बार पूछा भी जा चुका है। 122वां प्रश्न, टर्की किन सागरों के मध्य स्थित है? तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर है और टर्की के दक्षिण में भूमध्य सागर है और टर्की के पश्चिम में एजियन सागर है। अब चूंकि उत्तर में जो काला सागर है वो उत्तर की सीमा टर्की की और दक्षिण में भूमध्य सागर है, तो दक्षिण की सीमा का निर्धारण भूमध्य सागर करता है। यानी कि टर्की की उत्तरी सीमा का निर्धारण काला सागर और दक्षिणी सीमा का निर्धारण भूमध्य सागर के द्वारा किया जाता है। 123वां प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं महासागरीय धाराओं के संदर्भ में। इस संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहा जाता है। दूसरा है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बिल्कुल सहायक होती हैं। तीसरा कथन है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। ये भी सही कथन है। और चौथा कथन है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। ये कथन भी सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी कथन सही हैं। अब देखिए, अधिकांश जो महासागरीय धाराएं हैं सनातनी पवन वेग से प्रेरित होती हैं, जो कि आपके कथन में इस कारण से सही हो गया। अब इन महासागरीय धाराओं की गति और सीमा निश्चित नहीं होती है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि महासागरीय धाराओं की गति मंद होती है और इनके सतह का केवल भूपृष्ठ का जल ही गतिशील रहता है। अब ये महासागरीय धाराएं जो कि ठंडी और गर्म के रूप में भी जानी जाती हैं, ये ताप संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। और जो चौथा कथन था कि महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण के द्वारा प्रभावित होती हैं, तो महासागरीय संरूपण के अतिरिक्त महासागरीय धाराएं पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी प्रभावित होती हैं। तो इस कारण से 123वें प्रश्न के चारों कथन सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची दी गई है जो कि महासागरीय जलधाराओं और क्षेत्रों से संबंधित है, तो इनका सही मिलान मैं बता देता हूँ। गल्फ स्ट्रीम ये एक प्रकार की गर्म धारा है जो कि ऑप्शन में दिया गया है, उसी अनुसार आप हमको मेल मिलाना है। पश्चिमी वायु प्रवाह, इसका संबंध पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा से है। पेरू की धारा ये प्रशांत महासागरीय धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए सही मिलान के लिए उपयुक्त है। 124वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 125वां प्रश्न है, समुद्र में यदि घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई कम होती है, क्योंकि अगर सागरीय लवणता में वृद्धि होगी तो जल का घनत्व भी बढ़ता है। अब लवणता का जो वितरण है क्षैतिज और लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर लंबवत लवणता के विषय में बात की जाए तो कोई भी नियम इसके लिए अभी तक प्रतिपादित नहीं किया जा सका है। कहीं पर लवणता गहराई के साथ घट जाती है तो कहीं पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती, यही उपयुक्त है। तो इस कारण से बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि गहराई के संदर्भ में तो कोई प्रतिपादन अभी कोई नियम का प्रतिपादन किया नहीं जा सका है। कहीं पर लवणता के साथ गहराई बढ़ती है, कहीं घटती है, और ये दोनों लक्षण ही बी ऑप्शन में दिखाई देते हैं कि लवणता बढ़ती है और गहराई कम होती है, यही उपयुक्त तो सही है। तो इस कारण 125वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण ही महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोनों बल उच्च ज्वार और निम्न ज्वार का कारण बनते हैं। उच्च ज्वार वहाँ पर होता है जब पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का आकर्षण बल आपके अपकेंद्रीय बल की तुलना में अधिक हो जाता है, तो इस कारण वहाँ पर उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। और दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, यानी चंद्रमा के सामने नहीं होता है,
वहाँ अपकेंद्रीय बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है, तो इस कारण उस क्षेत्र में निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार को अप्रत्यक्ष ज्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस कारण से महासागरों में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण प्रश्न था, तो उसका उत्तर यही हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के इन दोनों बलों के कारण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। 127वां प्रश्न है, एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ उन महासागरों में के सबसे गहरे स्थानों की बात की गई है। तो सही मिलान में बता देता हूँ। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त यूरेशियन बेसिन या यूरेशियन गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त ये जावा गर्त है। ऑप्शन बी में सही मिलान उपलब्ध है। 128वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। मिस्र नील नदी का उपहार है, ये कथन है, बिल्कुल सही है। कारण वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है, बिल्कुल सही कारण भी है। इस कारण से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नकली स्थान सभी लोग जानते होंगे, अगर मरुस्थल के बीच में कोई जल से युक्त स्थान होता है उसे नकली स्थान कहा जाता है। और जो मिस्र है तो इसके किनारे से ही नील नदी बहती है और इस कारण से ही यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध हो पाए हैं। इस कारण से ही मिस्र के लिए नील नदी एक उपहार के समान है। 129वां प्रश्न है, एक तरफ नदी दी गई है, एक सूची में, दूसरी सूची में वो नदी किस देश में है, तो उसको मेल मिलाना है। सही मिलान में बता देता हूँ। नीपर नदी यूक्रेन से होकर बहती है, पो नदी इटली से, और राइन नदी जर्मनी से होकर बहती है, जबकि जो रोन नदी है वह स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती है, जो कि आगे चलकर भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सही सुमेल किसका नहीं, तो ये रोन नदी का मिलान सही नहीं, क्योंकि रोन नदी स्पेन इसमें दिया है, जो कि गलत है। रोन नदी तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा से सही संबंध है, जेनेवा से होकर बहती है, तो इस कारण से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 130वां प्रश्न है, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर स्थित है, नेपाल में है, और इस गार्ज का निर्माण करनाली नदी के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैं दोनों सही सुमेल सबका बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ झीलें दी गई हैं और दूसरी तरफ वो क्षेत्र दिए गए हैं जिस क्षेत्र से उस झील का संबंध है। तो बॉइलिंग झील ये डोमिनिका, 5 फ्लावर झील ये सिचुआन चीन में है, रेड लैगून झील ये बोलीविया, जबकि ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में स्थित है। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है। सागर की बात की जा रही है, कौन सा सागर मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित, यानी कि बहुत अधिक वो अपने पारिस्थितिकी समाप्त होने की स्थिति में है और सूखने के कगार पर है। तो काला सागर, बैकाल झील, अरल सागर सभी का संकुचन हुआ है, लेकिन इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो अरल सागर का जो संकुचन हुआ है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिस कारण से केवल अरल सागर को हम लोग सही मानेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ जल संधियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ वो जल संधियाँ किससे संबंधित है, किन किन क्षेत्रों को जोड़ती हैं, तो वो दिया गया है। मैं सही मिलान बता देता हूँ। जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। मलक्का की जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है, जबकि हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। इंपॉर्टेंट है हार्मुज की संधि, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के भी प्रश्न पत्र में विगत वर्षों में, तो इसे याद रखिएगा आप। 134वां प्रश्न है, मेल मिलाने का बात की जा रही है। एक तरफ खाड़ियाँ दी गई हैं और दूसरी सूची में संबंधित देश दिया गया है। बोथनिया की खाड़ी की बात की जाए तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बैफिन की खाड़ी जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंटरिया की खाड़ी की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में, जबकि टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है। 135वें प्रश्न में भी दो सूचियाँ, एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ वो नहर किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है, उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो
कील नहर की बात की जाए तो कील नहर इल्ब एस्चुरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। एस्चुरी को ज्वार नदमुख भी कहते हैं। तो कील नहर एल्ब ज्वार नदमुख और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर को ज़्यादा याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। 136वां प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए हैं और ये कथन प्रवाल भित्तियों से संबंधित हैं। पहला कथन है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि वही ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो प्रवाल भित्तियों के उत्पन्न और विकसित होने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरा कथन है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि जितनी अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जीव जंतु रहते हैं, उससे अधिक संख्या में जीव जंतु प्रवाल भित्तियों में निवास करते हैं। तो ये कथन भी सही है, चूँकि प्रवाल भित्तियाँ अरबों की संख्या में एक साथ पाई जाती हैं और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में बहुत अधिक है। इस कारण से तीनों कथन से सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, इनका निर्माण सागरीय जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समीकरण एवं संयोजन के द्वारा होता है। इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण 25 अंश उत्तरी से लेकर 25 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। और इन प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि जितनी भी प्रवाल भित्तियाँ हैं उनमें से 10% प्रजातियों का ही केवल अभी तक अध्ययन किया जा सका है। तो 136वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों कथन पूरी तरह सही हैं। 137वां प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सभी लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे कि सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, इसके बाद फिर अंतरिक्ष आ जाता है आपका। तो जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी की धरातल, पृथ्वी की यानी सतह से लेकर 12 किलोमीटर तक है। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक माना जाता है और बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र माना जाता है। एक ओजोन मंडल की भी बात आती है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि लगभग 35 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न के अनुसार 137वां प्रश्न जो था कि धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम, तो सही अनुक्रम आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल यानी सी सही हो जाएगा। 138वें प्रश्न में सूची दी गई है। एक तरफ प्राकृतिक जो चक्रवात हैं उनकी सूची है, दूसरी तरफ किस क्षेत्र में आते हैं। तो सही सूची मैं बता देता हूँ, सही मिलान मैं बता देता हूँ। विली विली, इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। टाइफून चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात। चूँकि ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों में ऑस्ट्रेलिया में नाम इसका विली विली है, चीन में टाइफून नाम है, अमेरिका में हरिकेन नाम है और भारत में सामान्यतः चक्रवात के नाम से जानते हैं। 139वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, दोनों गोलार्धों के 60 से 65 अंश अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। सही कथन है, क्योंकि यहाँ पर इस अक्षांश के मध्य दोनों 60 अंश से 65 अंश दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर तापक्रम कम होने के बाद भी निम्न वायुदाब मिलता है। इस कारण से ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा दिया है जो कारण है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि जो निम्न दाब क्षेत्र हैं इनका विकास प्रायः स्थलीय भागों पर होता है, जबकि उच्च दाब क्षेत्रों अधिकांशतः महासागरों में विकसित होते हैं। तो केवल कथन ही सही है, इस कारण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। 140वां प्रश्न है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? इसका जो ऑप्शन में दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित आवेश के कारण ही तड़ित झंझा का निर्माण होता है या इसके द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एक तरफ स्थानीय हवाओं की सूची दी गई है, दूसरी तरफ वो स्थानीय हवाएं किस क्षेत्र या देश में चलती हैं उनकी सूची दी गई है। तो सही मिलान मैं बता देता हूँ। चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व में प्रवाहित होने वाली स्थानीय हवा है। शिराको ये सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली जो कि इटली में है, स्पेन आदि यूरोपीय क्षेत्रों में बहती है। ब्लिजार्ड ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। नॉर्वेस्टर ये भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है जिसे काल बैशाखी भी कहते हैं। 142वां प्रश्न कथन और कारण दिया गया है। पहला कथन है यानी कि कथन है, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वर्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल कथन गलत है। कारण है, शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। कारण सही हो जाएगा। कथन इसलिए गलत हो जाएगा कि इसमें दिया है कि कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। क्योंकि शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है, अर्थात शीतोष्ण वनों की उत्पादकता कम होती है, तो बिना रासायनिक उर्वरकों के वो गहन कृषि का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। इस कारण कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143वां प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा क्यों अधिक होता है? क्या कारण है इसके? पहला कथन है कि कारण दिया गया है जो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, इस कारण से तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अंतः स्थलों का ताप परिसर अधिक होता है, ये सही है। दूसरा है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ये कथन सही नहीं है। और तीसरा अंतः स्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता, ये भी गलत है। चौथा है तटों की अपेक्षा अंतः स्थलों में होने वाली भारी वर्षा, ये भी गलत है। केवल पहला कथन ही सही था कि महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक इसलिए होता है क्योंकि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर ही इसका मुख्य कारण है। कि अगर देखा जाए तो कि सूर्य से प्राप्त सूर्य तप से जो भूमि होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी बहुत धीमे धीमे गर्म होता है, और इसी कारण तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। 144वां प्रश्न है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ उस क्षेत्र में कौन सी या किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसकी सूची दी गई है। तो मैं सही मिलान बता दे रहा हूँ। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में पाई जाती है। उष्ण मरुभूमि प्रकार की जलवायु पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु बांग्लादेश में, और शीतोष्ण प्रकार की जलवायु साइबेरिया रूस में पाई जाती है। 145वां प्रश्न है, एक तरफ मिट्टी दी गई है, दूसरी तरफ वो मिट्टी किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं वो दिया गया है। तो सही सूची में बता देता हूँ। पौरजोल मिट्टी समशीतोष्णीय क्षेत्रों में, चरणोजम समशीतोष्ण शीत स्टेपी क्षेत्रों में, स्पॉट झोल प्रकार की मिट्टी ये आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि लेटराइट मिट्टी उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए में सही मिलान उपलब्ध है। 146वां प्रश्न है, एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ वो जनजातियां जिन क्षेत्रों में या देशों में रहते हैं उसका सूची दिया गया है। तो दोनों का मैं सही मिलान बता देता हूँ। एस्किमो जनजाति ये कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। मसाई जनजाति ये केन्या में, बद्दो जनजाति सऊदी अरब, और बुशमैन ये कालाहारी के मरुस्थल में जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ और भाग हैं वहाँ पाई जाती है।
147वां प्रश्न है, एक तरफ फसल की सूची दी गई है, दूसरी तरफ उन फसलों का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है वो क्षेत्र दिए गए हैं। तो मैं सही मिलान बता देता हूँ। कहवा की खेती साओ पोल के पठार में, जूट की खेती के लिए गंगा डेल्टा, चावल के लिए यांगटिसिकियांग का मैदान और गेहूं के लिए प्रेरी का मैदान सबसे उपयुक्त है। यही सही मिलान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 148वां प्रश्न, एक तरफ खेती दी गई है और दूसरी तरफ उस खेती का नामकरण दिया गया है। तो फूलों की खेती की बात की जाए तो फ्लोरिकल्चर सही कथन है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर ये गलत हो जाएगा। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर शब्द प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर और फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, ये ठीक रहेगा। तो प्रश्न में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ये सब्जियों की खेती के लिए जो हॉर्टिकल्चर दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 149वें प्रश्न में लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं दूसरी एक तरफ, और दूसरी ओर वो क्षेत्र किस देश में है दिया गया है। सही मिलान मैं बता देता हूँ। लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र फ्रांस में, मिडलैंड यूनाइटेड किंगडम में, किरुना स्वीडन का क्षेत्र और कोस्ताने ये लौह अयस्क क्षेत्र कजाकिस्तान में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 150वां और अंतिम प्रश्न है, एक तरफ खनिजों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उन खनिजों के प्रमुख उत्पादकों की क्षेत्रों या देशों की सूची दी गई है, जिसमें सही मिलान मैं बता देता हूँ। खनिज तेल के लिए वेनेजुएला, तांबा के लिए जाम्बिया, मैंगनीज के लिए गैबन और बॉक्साइट के लिए गुयाना सही मिलान है। ये हमारे भूगोल का तीसरा और अंतिम पार्ट था टेस्ट सीरीज का। हमारे सभी प्रकार के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी यूट्यूब में कंटेंट अपलोड होता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।